आज अपन बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं, एसक्यूएल क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो एसक्यूएल सबसे पहले बात करते हैं इसका यूज क्यों होता है। जब भी अपन कोई भी वेबसाइट बनाते हैं या ऐप बनाते हैं तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए रहता है, कोई ना कोई एक डाटाबेस चाहिए रहता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस एक ऐसी जगह होती है जहां पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। जैसे एक यूजर है, उस यूजर की कोई नेम है, उसका एक ईमेल आईडी, उसका एक पासवर्ड है, ये उसका नॉर्मल यूजर का डेटा हो गया। तो इस डेटा को क्या जाता है, इस डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है। जब इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करने से पहले एक कोई ना कोई आपको लैंग्वेज चाहिए होती है जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है। तो अपने पास क्या है, एक यूजर है जो कि कहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर होता है। वेबसाइट का एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है और एक होता है डेटाबेस। तो जो फ्रंट एंड होता है वो वहां पे क्या होता है, वहां से अपन यूजर की डिटेल लेते हैं। बैकएंड के अंदर क्या किया जाता है, बैकएंड के अंदर वो एक लैंग्वेज यूज की जाती है जिसकी मदद से अपन को डेटा अपना प्रोसेस होता है। डेटाबेस क्या किया जाता है, डेटाबेस का हेल्प मदद से अपन उसको अंदर डेटा को डाल सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। बैकएंड के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं, डेटाबेस की क्वेरी जो होती है उन क्वेरी के साथ अपन खेलते हैं। उसी के अंदर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज है जिसका नाम है एसक्यूएल। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो शब्द है इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब होता है एसक्यूएल के अंदर। जब भी हम एसक्यूएल के साथ काम करते हैं तो एसक्यूएल केवल उन डेटाबेस के साथ काम करता है जो कि रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, अगर आपने जब आप छोटे थे या मैं जब छोटा था तो मैंने देखा था कि ऑनलाइन अपने आसपास कुछ भी नहीं था, सब कुछ अपने पास ऑफलाइन था। इस ऑफलाइन के अंदर जब मैं स्कूल जाते थे, अपन स्कूल के अंदर अटेंडेंस के अंदर जब अपन सारी चीजें काम करते थे कि अपन प्रेजेंट एब्सेंट जब बोला करते थे, उस समय पे अपने जो टीचर थे वो क्या करते थे, सीरियल नंबर क्रिएट करते थे। यहाँ पे सीरियल नंबर सारे सीरियल नंबर लिखे रहते थे। जो भी स्टूडेंट है उसका यहाँ पे नाम लिखा रहता था, बगल में उसके पास एक कॉलम जिसके ऊपर रोल नंबर, सारे रोल नंबर लिखे रहते थे। इसके बाद क्या किया जाता है, स्कूल मतलब जो पेरेंट्स नहीं या उसके मदर्स नहीं है और यहाँ पे उसका फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, इस प्रकार से कुछ कॉलम होते थे। उस कॉलम के अंदर पूरा डेटा अपना स्टोर किया जाता था। तो इस तरीके से क्या होता था, अपने बचपन में मैंने इस सारी चीजें अपन ने देखी है। ठीक है, जब रिलेशनल डेटाबेस की बात आती है तो बिल्कुल उसके अंदर भी सेम पैटर्न बिल्कुल फॉलो किया जाता है। क्या पैटर्न है, आपको क्या जाता है, यहाँ पे रो और कॉलम बनती है। इसको मैं आपको बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा समझाता हूँ कि डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस है, यहाँ पे इस शब्द का मतलब क्या है। ये आपने टेबल बनाई, ये क्या होता है, टेबल बनती है। आपने देखा होगा कि एक पेज होता है, उस पेज के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ कॉलम को डिफाइन कर दिया। ये मान लो C1 कॉलम हो गया, C2 कॉलम, C3। इसके अंदर उसका नेम है, जो भी यूजर है उस यूजर का यहाँ पे नेम है और इस जगह पे उसकी ईमेल आईडी है और उसका जगह पे अपना पासवर्ड है। ठीक है, नेम है, ईमेल और पासवर्ड है। तो इसके अंदर क्या होता है, C1 C2 के अंदर जितने भी नेम आते हैं, मतलब जितने भी यूजर हैं उन सबके नेम यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। जितने भी यूजर हैं उन सबकी ईमेल इस जगह पे स्टोर हो जाएगी। जितने भी यूजर है उनका पासवर्ड इस जगह पे स्टोर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक इसको बोला जाता है रो, इसको बोला जाता है रो। और जो C1 C2 और C3 है इनको बोला जाता है कॉलम। तो एक टेबल है, एक टेबल के अंदर एक रो है, उसके अंदर मल्टीपल, एक रो के अंदर एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर जो रिलेशनल डेटाबेस है, अब जो रिलेशन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की यूज किया जाता है। यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की का यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसकी मदद से क्या होता है, जब भी दो अपने पास रिलेशन डेटाबेस होते हैं, मतलब दो इस प्रकार की टेबल हैं, मतलब एक के अंदर यूजर का आप नेम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, अब यूजर हो गया। अब दूसरे के अंदर मान के चलो कोई प्रोडक्ट की डिटेल है, जैसे मान के चलो अपन स्कूल के अंदर जब थे तो यूजर आपका नाम होता था, ईमेल होता था, पासवर्ड मतलब आपका रोल नंबर होता था, ये सारी चीजें आपकी एक साइड होती थी। ठीक है, उसके बाद जब आपके स्टूडेंट के जो सिलेबस है उन सिलेबस को अपन अलग तरीके से रखते थे। अब जैसे सिलेबस के अंदर बोल दिया कि 5th क्लास का सिलेबस है, ये किस क्लास का, 5th क्लास का, तो 5th क्लास के सिलेबस के अंदर हो सकता है कि मैथ हो, मतलब उसके अंदर 5th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती नहीं है, इसके अंदर साइंस होता है और इंग्लिश होता है
मतलब और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर रखे जाते थे कि मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, सब्जेक्ट है। फिर जितने भी यहाँ पे नाम है, जैसे यहाँ पे शिवम है, इस शिवम के मैथ में कितने नंबर आए, 12 नंबर आए, साइंस में कितने आए, 20 नंबर आए, इंग्लिश में कितने आए, 32 नंबर आए। ठीक है, तो अपने पास एक शिवम नाम का लड़का है, उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे है, उसका पासवर्ड यहाँ पे है, और स्टूडेंट लेवल अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, और उसकी मैथ, साइंस और इंग्लिश के अंदर कुछ इस तरीके से उसके नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब इसके यूजर का जो डेटा है, समझना ध्यान से, यहाँ से बात हो, ये जो शिवम नाम का जो यहाँ पे बंदा है, इस बंदे की डिटेल अपन को यहाँ से निकालनी है। ये अलग डेटा, इसको बोला जाता है, अगर आप दूसरे किसी डेटाबेस के साथ काम कर रहे होंगे पहले, जो कि नॉन रिलेशनल होते हैं, जिनको अपन बोला जाता है, जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, मोंगोडीबी के अंदर कलेक्शन बनते हैं। तो टेबल क्या होता है, टेबल वो कलेक्शन ही होता है कि इस टेबल का डेटा जो है इस टेबल के साथ आपको कम्युनिकेट कराना है, इन दोनों के बीच में क्या करवाना है, कम्युनिकेशन। यहां पे लिखता हूं मैं, कम्युनिकेशन कराने के लिए अपन क्या करते हैं, इस प्राइमरी की का यूज करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की, यहाँ पे कोई ना कोई एक आईडी होती है, वो आईडी हमेशा यूनिक रहती है। ठीक है, प्राइमरी की क्यों यूज की जाती है, सिर्फ इस पर्पज के लिए कि इस आईडी यूनिक है, और यहाँ पे एक फॉरेन की होती है जो यूनिक हो भी सकती है और यूनिक नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की के द्वारा इन दोनों का अपन क्या कराते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म कराते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इस तरीके से क्या किया जाता है, डेटाबेस के जितने भी कनेक्शन है वो अपन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन सबको परफॉर्म करने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपन यूज करते हैं उसको बोला जाता है एसक्यूएल। एसक्यू रिलेशनल डेटाबेस आपको समझ में आ गया, एसक्यूएल समझ में आ गया कि एसक्यूएल क्यों यूज किया जाता है, सिर्फ इस पर्पज के लिए कि जिसमें इसके अंदर डेटा डालना है, उसके अंदर से डेटा निकालना है, डेटा डालना, डेटा निकालना, उसके अंदर जो डेटा पहले से मौजूद है उसका वो डेटा चेंज करना है, उसके जो डेटा मौजूद है उसको वो डिलीट करना है। जैसे हर साल नए बच्चे आते हैं, एक क्लास के अंदर हर साल नए बच्चे आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसको अपडेट करना पड़ता है बार बार उसको, इस क्लास के अंदर ये वाले बच्चे पहले थे, अब ये वाले बच्चों को सबको डिलीट करना है, अब नए वाले बच्चों को डालना है। तो इस प्रकार से इसके अंदर सारी चीजें होती हैं। वो जो अपन लैंग्वेज यूज करते हैं सारे रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा भी अलग समझने की कोशिश मत करना। सी लैंग्वेज जैसे होती है, पाइथन होती है, जावा होती है, जिस प्रकार अलग अलग प्रकार के डेवलपर होते हैं, पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, उसी प्रकार से एसक्यूएल को समझने के लिए मतलब एसक्यूएल डेवलपर होते हैं। एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ जॉब होती हैं जो कि बहुत ही यहाँ फेमस है, कि जो इस प्रकार अगर आपको एक एसक्यूएल अच्छा तरीके से आता है तो आप इस प्रकार की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जॉब के बारे में अभी अपन बात करते हैं। अगर आपको एक अच्छा एसक्यूएल आता है तो आप किस प्रकार की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इसके अंदर जॉब आती है वो आती है डेटा इंजीनियरिंग। डेटा इंजीनियरिंग के अंदर डेटा इंजीनियरिंग ठीक है, तो डेटा इंजीनियरिंग के अंदर एसक्यूएल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर आपको एक्सेल भी सीखना पड़ता है, लेकिन डेटा इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो आपको अगर एसक्यूएल आती है तो आपकी इजीली जॉब लग जाएगी। दूसरा इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है अपना एसक्यूएल। एसक्यूएल बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है डेटा एनालिटिक्स के दौरान। अब जो तीसरा आता है वो आता है वेब डेवलपर। देखो वेब डेवलपर के अंदर जो कैटेगरी होती है, जो होता है फ्रंट एंड बैक एंड, इसके अंदर मैं स्पेशली बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो डीबीए डेवलपर होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको अपन क्या बोल सकते हैं कि उन लोगों को एसक्यूएल की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ लगातार कनेक्शन करने के लिए बनी हुई है। तो जो भी वेब डेवलपर है उनको किसी ना किसी डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, तो उनको एक ऐसा डेवलपर चाहिए रहता है जो प्रॉपर तरीके से डेटाबेस की हर एक चीज को समझ सकता हो, किस तरीके से डेटा डालना है, डेटा निकालना है, उसके अंदर पर किस तरीके से सारी चीजें परफॉर्म करनी है, डेटा को मैनिपुलेट किस तरीके से करना है, पहले से कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको किस तरीके से जोड़ना है, आपस में जो दो टेबल बन रही है उन दो टेबल को एक दूसरे के साथ किस तरीके से उनका एक दूसरे के डेटा किस तरीके से लेना है। तो वो सारी चीजें अगर आपको एसक्यूएल के अंदर सीखने के लिए मिलती हैं, वो सारी चीजें अगर आपको आती हैं
तो आपको एक अच्छा वेब डेवलपर कंसिडर वेब डेवलपर के अंदर आपको जॉब इजीली मिल जाती है, क्योंकि कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओ, अगर आप पाइथन के साथ डिजेंगो भी उठाओगे तो डिजेंगो के साथ भी आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हो, नोड जेएस उठाओगे नोड जेएस के साथ भी आप एसक्यूएल का यूज कर सकते हो। मतलब बैकएंड की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर चाहे जावा हो, पाइथन हो, नोड जेएस के अंदर जावा स्क्रिप्ट हो, या फिर कोई गो लैंग्वेज हो, कोई भी हो, आपको सबके अंदर आप मतलब एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, और एसक्यूएल सबके अंदर बिल्कुल वैलिड तरीके से काम करती है। ये सबसे कॉमन है कि इस 3 फील्ड यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने सबसे कॉमन फील्ड बता दी है, इनके अंदर आप यूज कर ही सकते हैं। और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आप बिल्कुल भी इसका यूज नहीं कर सकते, नहीं। ऐप डेवलपर जो लोग होते हैं उनको भी ये कोई ना कोई एसक्यूएल की जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई डेटाबेस के साथ कोई भी खेलना ही पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी बैकएंड की लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं, स्पेशली वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इसके साथ आपको कोई बैकएंड की लैंग्वेज सीखने की खास जरूरत नहीं है। आप इसके साथ अगर आप एक्सेल सीखेंगे ना, एसक्यूएल के साथ एक्सेल, इजीली आपको डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेब डेवलपर के उसके जोन के अंदर जाना चाहते हैं, या फिर ऐप डेवलपमेंट के जोन के अंदर जाना चाहते हैं, तो बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज सीख लीजिए, जावा, पाइथन, नोड.जेएस, मतलब नोड.जेएस के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है, तो जावा, पाइथन या जावास्क्रिप्ट या गो लैंग्वेज, चारों में से या सी प्लस प्लस, चारों में से कोई भी एक अच्छे से सीख लीजिए। उसके साथ अगर आपने एसक्यूएल को अगर सही तरीके से यूज करना सीख लिया, आई गारंटी आपको आज इजीली जॉब इसके अंदर मिल जाएगी वेब डेवलपमेंट में डेटाबेस के साथ काम करने की। ठीक है, ये था अपना एसक्यूएल का पूरा कि एसक्यूएल किस तरीके से यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, और किस तरीके से इसके अंदर सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना। और एक बात मैं आप लोगों से और बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जो कोर्स, मतलब जिन लोगों ने कोर्स के लिए पूछा मुझे, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि कोर्स थोड़ा महंगा है। कोर्स बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये आप लोगों को लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, आप हो क्या गया है कि कुछ लोगों को आदत हो गई है लैब कोर्सेज की और उनके प्राइस की, कि वो 4-5 हज़ार रुपए के अंदर निकाल देते हैं। ये जो कोर्स है ना, इसको मैंने डिजाइन करने के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है। तो ये एफर्ट जो है ना, वो एफर्ट इसलिए पर्पज से नहीं है कि यहाँ पे आपको केवल कोर्स को बेचना। अगर आपने किसी मतलब जो स्केलर है, जो एस्ट्रोटेक है, इन प्रकार की अगर कंपनियों के नाम सुने, इनकी जो फीस स्केल है, वो फीस अगर आप चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा जो कोर्स है वो कितना ज्यादा मतलब सस्ता है। मतलब उनके कंपेरिजन में मैंने इसको डिजाइन करने के बाद जितना सस्ता मैं कर सकता था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उतना सस्ता मैं इसको कर चुका हूं। अब इससे ज्यादा आप लोग एक्सपेक्ट मत करिए कि इससे ज्यादा कोई सस्ता हो सकता है, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने बहुत ही ज्यादा सस्ता कर दिया है। डोंट कंसिडर कि ये बहुत ही मतलब इस प्रकार का कोर्स है कि जो बाकी के यूट्यूब चैनल वाले, जो बाकी के लोग नकार चुके हैं। कुछ भी लैब कोर्सेज के अंदर, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लैब कोर्सेज के अंदर आप क्यों नहीं सीख सकते, क्योंकि वहां पे आपको वीडियो वाला एक्सपीरियंस मिलता है। वो लोग आएंगे, कोडिंग करेंगे और चले जाएंगे, वहां पे कुछ भी सीखने जैसा कुछ नहीं रहता। वो यूट्यूब वाला एक्सपीरियंस ही आपको अंत में देगा। तो अंत में मैंने फिर इस तरीके से डिजाइन करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बैठा के, आप जब कोडिंग करेंगे, आपको जब दिक्कत आएगी, सामने एरर आएगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। डोंट कंसीडर कि ये 4-5 हज़ार के अंदर एक कोर्स मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बिगनर की जो प्राइस है वो है 12,000 रुपए, और हर महीने का अगर जो प्राइस बताऊं मैं तो 2,000 रुपए पर मंथ है, जिसको 6 महीने का कोर्स है। इंटरमीडिएट की जो प्राइस है वो है 20,000 रुपए, जिसके अंदर 4,000 रुपए पर महीने का इसमें प्राइस रहेगा। ठीक है, तो ये अपना फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स का प्राइस था। और एक बार आप चेक कर लेना पेस्टो के बारे में और स्केलर के बारे में, उनसे एक लेवल ऊपर जाने की मैंने कोशिश करी है। तो इस कोर्स को अगर आपको कंपेयर भी करना है ना, तो इन लोगों के साथ कंपेयर करो, बाकी के यूट्यूब चैनल के उन लोगों के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि उनका कोर्स इसके कोर्स के 0.1% भी मैं नहीं मानता। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।